नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। संस्कृत में हम प्रत्याहार बता चुके हैं आपको। उससे पहले हमने माहेश्वर सूत्र बताए थे। माहेश्वर सूत्रों से कैसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है, इन सब पर हमने स्पष्ट चर्चा की थी। और आशा करता हूँ आपने जिसने भी वीडियो देखी होगी आपके समझ में भी आए होंगे और आपको माहेश्वर सूत्र बहुत ही आसान लगे होंगे, कठिन नहीं लगे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए, माहेश्वर सूत्र हमने आपको पहले ही बताया क्या है, संस्कृत की वर्णमाला है। अब वर्णमाला संस्कृत की जो है वही आपकी हिंदी में ले ली गई है। कुछ वर्णों को बढ़ा दिया गया है, बाकी तो सेम मतलब 33 जो व्यंजन हैं, मूल व्यंजन 33 हैं जो आपके संस्कृत की ही वर्णमाला से उठाए गए हैं। बाकी के कुछ व्यंजन बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा आपके जो है 9 स्वर तो हूबहू आपके इसी से उठा लिया, उनमें एक को हटा दिया है। री जो स्वर है आपका हिंदी में गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके अलावा जो आ ई उ री ये स्वर हैं, इनमें देखिए आ ई उ, इन्हें ह्रस्व और दीर्घ अलग अलग कर दिया गया। इस तरह से वहां स्वरों की संख्या 11 बना दी गई है। लेकिन अब हम बात आज जो करने वाले हैं वो संस्कृत के स्वर भेद। संस्कृत में हम स्वरों का भेद कैसे करेंगे, मतलब उन्हें हम उनके प्रकारों को किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको समझाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपके स्वर भेद कभी समझ में ना आए हों या समझ में नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको 100% स्वर भेद समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक देखिए, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज अपने आप में एक महत्व रखती है। हर टॉपिक महत्व रखता है, ये भी महत्व रखता है। ठीक है, तो स्वरों का भेद हम किस प्रकार से करते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट किसी की भी अगर आप संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए। आपको हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराने की, और साथ ही साथ संस्कृत को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की। संस्कृत का एक जो भय मन में बैठा हुआ है कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, उसे हम आपको बहुत सरल रूप में प्रस्तुत कर देंगे। आप बिल्कुल, आपके मन से भय निकल जाएगा कि संस्कृत भी कोई कठिन भाषा है। संस्कृत कठिन भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी तो आप पढ़ ही चुके हैं और संस्कृत हिंदी की ही जननी है। अरे जब आप उसकी संतान को तो आप मतलब जो है हिंदी पढ़ चुके हैं क्या? हिंदी तो आप बोलते हैं, हिंदी तो आपके बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा है। ठीक है, जब आप हिंदी भाषी हैं तो आपको जब संतान, देखिए संतान है हिंदी, संस्कृत की संतान है, संस्कृत उसकी जननी है। ठीक है, तो जननी को समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो यही मैं आशा करता हूं कि आप जो है संस्कृत भी आपको हिंदी की तरह बहुत ज्यादा सरल लगेगी। तो आज हम स्वर भेद पर जब चर्चा करेंगे तो स्वर आपने देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये आपने हिंदी में पढ़ रखे होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ये 3 प्रकार आपने हिंदी में पढ़े हैं। इन्हीं 3 से संस्कृत में और भी प्रकार निकलते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी पलक झपकने के बराबर समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। परिभाषाएं नहीं लिख रहा हूं मैं, परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, नोट्स अपने बनाइए तो लिख लीजिए। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हीं को हम एक मात्रिक कहते हैं, इन्हें द्विमात्रिक कहते हैं, इन्हें त्रिमात्रिक कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी उससे अधिक समय लगेगा, दोगुना समय लगेगा, वो आपका क्या होगा? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर ये स्वतंत्र रूप से कोई स्वर नहीं है। किसी भी स्वर के आगे हम इस तरह से अगर 3 लिख दें, जैसे ये हमारा आ है, आ के आगे हमने ये 3 बना दिया, ये आपका हो गया प्लुत स्वर। ठीक है, तो प्लुत स्वर के लिए आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, सारे स्वर आपके प्लुत हैं, बस आगे से 3 लिख दीजिए, आपका स्वर क्या बन जाएगा? प्लुत। यानी 3 का मतलब हो गया कि इसके उच्चारण को हमें 3 गुना तक अधिक खींचना होता है। जैसे इस तरह से ये हम लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये ओ के आगे 3 बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ओम। इस तरह से ओ को हम 3 गुना अधिक खींचेंगे उच्चारण करने में। ठीक है,
3 गुना अधिक खींचेंगे उच्चारण करने में तो आपका निकलेगा ओम। ठीक है, तो इसका मतलब ओ को हमने 3 गुना अधिक खींचा, तो ये आपका हो गया प्लुत स्वर। तो हमने आपको यही बताया कि प्लुत के लिए कोई अलग से स्वर नहीं है, केवल आपको क्या करना है, किसी भी स्वर के आगे 3 लिख देना, वो प्लुत बन जाएगा। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये समझ ही गए होंगे। जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में इनसे दुगना समय लगे वो प्लुत होते हैं, जिनके उच्चारण में इनसे 3 गुना समय लगे, 3 जो बना था इसका मतलब 3 गुना समय लगे, वो आपके क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। दोगुने वाले दीर्घ स्वर और जिसके पलक झपकने के बराबर समय लगे वो ह्रस्व स्वर। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद अब इन ह्रस्व स्वर के भी 3, अब देखिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं वो भी लिख दे रहा हूं मैं। आ, ई, उ, री और लरी। ठीक है, दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से हैं, देखिए आ का दीर्घ हो जाता है आ, ई, उ, और री भी संस्कृत में दीर्घ होता है, जो नीचे 2 री की मात्राएं लगेंगी उसे हम दीर्घ बोलेंगे, री दीर्घ नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, आओ। ठीक है, और प्लुत स्वर लिखने की जरूरत ही नहीं, इन सबके आगे 3 लगा दो, प्लुत बन गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए दीर्घ स्वर, ये हो गए ह्रस्व स्वर। ठीक है, इनमें देखिए ये वाले जो स्वर हैं यहां से लेके और ये यहां तक के, ये जो स्वर हैं आपके, ये आपके क्या हैं, ये कभी भी ह्रस्व नहीं होते। ठीक है, ये जो है कभी भी दीर्घ नहीं होता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, वो अभी बाद में करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, प्लुत क्या है, इन सारे स्वरों के आगे आप 3 लिखते जाइए, प्लुत बन जाएंगे। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर के भी 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, 3 भाग कर देंगे ह्रस्व के। ठीक है, ह्रस्व स्वर के 3 भाग क्या करेंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ये वैदिक भाग हैं, ये समझिए। वेदों में खासतौर से साम वेद में, आपका जो साम वेद जो है गायन वाला वेद है, जिसे हम गीतात्मक रूप में गाते मतलब जो है पढ़ते हैं, तो उसमें जो है मंत्रों को पढ़ने के लिए, मंत्रों को गाने के लिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का महत्वपूर्ण योगदान है, समझ लीजिए। ठीक है, अब ये देखिए आपका सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अनुनासिक, निरनुनासिक इनकी तो आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको, अब चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों के ही 3-3 डिवाइडेशन हो जाता है, 3-3 भाग हो जाते हैं, ह्रस्व के भी, दीर्घ के भी, प्लुत के भी। तो पहले हम ह्रस्व के देखिए। उदात्त क्या होता है, कहने का मतलब जिसका उच्चारण थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ा, उदात्त का मतलब ऊपर उठकर हो, ऊंचा हो या ऊपर उठकर हो, उदात्त रूप में हो, ऊपर उठकर हो उच्चारण, यानी थोड़ा खींच के उच्चारण हम इसका करेंगे, ये आपका उदात्त होगा। जिसका उच्चारण थोड़ा धीमा करेंगे, ठीक है, नीचे स्वर में करेंगे, जो ऊंचा स्वर हो गया। ठीक है, इसका हम नीचे स्वर में करेंगे, थोड़ा धीमा करेंगे, ये आपका हो गया अनुदात्त। ठीक है, और स्वरित ये दोनों का मिश्रण है। क्या है, मिश्रण, यानी इसे हम मध्यम में करेंगे, ना बहुत ज्यादा ऊंचा और ना ही बहुत ज्यादा नीचा। ठीक है, साम वेद में क्या है, उदात्त पर देखिए इस तरह से खड़ी मात्रा लगी होती है, जैसे आ के ऊपर खड़ी मात्रा लगा दी, ये उदात्त हो गया। ठीक है, आ के ऊपर इस तरह से पड़ी मात्रा लगा दी नीचे, ये अनुदात्त हो गया। और स्वरित पर कोई भी, या तो कोई मात्रा नहीं होगी, या लगी होंगी तो दोनों मात्राएं लगी होंगी इस तरह से। ठीक है, या तो दोनों मात्राएं लगी होंगी या कोई भी मात्रा नहीं लगी होगी, तो यह स्वरित होता है। जिस पर कोई मात्रा नहीं होती वो स्वरित होता है। ठीक है, इसे वैसे हालांकि दोनों लगा सकते हैं, लेकिन साम वेद में आपका कोई भी मात्रा नहीं लगी है वो स्वरित है, और जिस पर खड़ी मात्रा लगी वो अनुदात्त, उदात्त है, जिस पर पड़ी मात्रा लगी वो अनुदात्त है। तो उदात्त का ऊंचे स्वर में होगा, थोड़ा आवाज तेज करके बोलेंगे, अनुदात्त को थोड़ा धीमे करके बोलेंगे, और स्वरित आपका कोई मात्रा नहीं होगी, मध्यम गति में बोलेंगे। तो जब गायन आप करेंगे तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपने मंत्र का गायन किया, तो आपको कौन से स्वर को थोड़ा खींचना है, यानी ऊंची आवाज में बोलना है, कहाँ आपको थोड़ी धीमी आवाज में बोलना है, कहाँ आपको सेम मध्यम आवाज में बोलना है,
इसलिए ये होता है, बाकी और इसका कोई यूज नहीं है। तो यही यूज है कि इसमें हमें कौन से स्वर को किस तरह से बोलना है। तो ये आप समझ ही गए होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यानी ह्रस्व स्वर के 3 भाग हो गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, अब इनके उदात्त के भी 2 होते हैं, एक अनुनासिक एक निरनुनासिक। जैसे ये आ है, आ के ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया तो ये अनुनासिक स्वर हो गया। ठीक है, ये खाली हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, निरनुनासिक हो गया। तो इसी तरह अब जैसे मान लिया उदात्त की जब 2 हैं, अनुनासिक निरनुनासिक, अनुदात्त के भी अनुनासिक निरनुनासिक, स्वरित के भी अनुनासिक और निरनुनासिक। तो ये आपके इस तरह से कुल मिला के ह्रस्व स्वर के देखिए कितने हो गए भेद, 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, कितने हो गए, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ऐसे क्या आ जाओ, ह्रस्व, उदात्त, निरनुनासिक, 2 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपके स्वर भेद चलते रहते हैं। तो इसके टोटल अगर आप गिनेंगे तो टोटल काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने भेद हो जाएंगे, 18 भेद हो जाएंगे। अब वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे कौन से स्वरों के 18 होंगे, कौन से स्वरों के 12 होंगे। दीर्घ स्वर में भी यही करना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ऐसे ही रहेंगे, अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक। अब दीर्घ में जैसे अनुनासिक है तो मान लिया बड़ा आ है ये, तो इसके ऊपर ये हो जाएगी, ये खाली लिख दिया। सपोज करो ए बिंदी लगा दी, ए खाली लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपके अनुनासिक और निरनुनासिक के रूप में आपके ये भी जो है भेद हो जाएंगे। उसके बाद प्लुत के भी आपके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और उसके बाद अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए भेद स्वर के कितने हो गए, 18 भेद हो गए। टोटल स्वरों के कितने भेद अगर देखा जाए तो कितने भेद हुए, 18 हुए। अब 18 सबके नहीं होंगे, जैसे ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, उदात्त, निरनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, अनुनासिक, ह्रस्व, अनुदात्त, निरनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, अनुनासिक, ह्रस्व, स्वरित, निरनुनासिक। ठीक है, तो ये 6, 6 12 और 6 18। ठीक है, इस तरह से हो गए अब भेद आपके। अब आपको ये देखना, हमने क्या बताया, लृ जो है वो आपका, ये लृ जो है वो कभी भी दीर्घ नहीं होता, कभी दीर्घ नहीं होता। अब जब कभी दीर्घ नहीं होता तो इसके कौन कौन से भेद रह गया, तो इसका रह गया, एक तो ह्रस्व रह गया, तो 6 आपके इसके हो गए। ठीक है, और 6 आपके प्लुत के हो गए, तो इसके कितने 12 भेद हो गए। ठीक है, इनके तो हो जाएंगे 18 भेद, क्योंकि ह्रस्व भी है दीर्घ भी है। ठीक है, आ ई उ री, इनके 18 होंगे, लृ के कितने हो गए, 12 भेद हो गए। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ वाले 6 आपके कम हो गए। ठीक है भाई, इसके 6 हो गए, 6 आपके दीर्घ स्वरों के भी होंगे और 6 आपके प्लुत स्वरों के होंगे, तो 6 इसके कम हो गए, जिसके 12 रह गए। ठीक है, इसी तरह हमने आपको बताया, देखिए ए ओ ए औ ये कभी भी ह्रस्व नहीं होते। ठीक है, समझ लीजिए कौन कौन से, ए ओ ए औ। ठीक है, ये कभी ह्रस्व नहीं होते, सदैव दीर्घ रहते हैं। अब ह्रस्व नहीं होते, 6 इसके कम हो गए, तो इनके कितने हो गए, इनके भी आपके 12 भेद ही हो गए। ठीक है, तो आपको अब समझने की थोड़ी आवश्यकता ये है, जैसे आपके देखिए स्वर कौन कौन से हैं, अ ई उ री लृ ए ओ ए औ। तो ये आपके संस्कृत में 9 स्वर हैं। इनमें से देखिए ये जो हैं इनके 18 भेद हो गए, इसके 12 भेद हो गए, इसके 12 भेद हो गए। ठीक है, तो ये आपके सारे स्वरों के कितने 18 भेद नहीं होंगे, केवल आपके ह्रस्व स्वर हैं, यानी आ ई उ हैं, री हैं, इनके आपके कितने हो गए, 18 भेद हो गए। जो ह्रस्व स्वर लृ है उसके 12 भेद होंगे, क्योंकि दीर्घ नहीं होगा तो 6 उसके कम हो जाएंगे। और आपके ए ओ ए औ हैं, ये जो है इसके आपके देखिए 12 इसलिए भेद होंगे क्योंकि उसके कभी ह्रस्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह से आ जाए, लृ के कितने भेद हैं स्वर भेद के साथ, तो 12 हैं। ठीक है, या क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि निम्न में कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता। ठीक है, और इनमें से अगर कोई दिया है तो ये होगा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता, तो लृ कभी भी दीर्घ नहीं होता। ठीक है,
तो ये जो चीज इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप आराम से कर सकते हैं। तो हमारा देखिए स्वर भेद का टॉपिक ये पूरा हो गया है हमारा। आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा, और अगर कोई फिर भी दिक्कत है आप कमेंट करिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। हमने आपको पूरी कोशिश की है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या है बताने की, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है बताने की, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, कमेंट करेंगे आप, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसी बात की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।